क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि इफ अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड dissociated at equilibrium in the reaction 2 hydrogen iodide H2 plus I2 then starting with है स्टार्टिंग विथ है 2 पूरा नहीं हो पा रहा है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड the total number of moles of reactant and product at equilibrium are चलिए कोई नहीं देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर क्या होगा अगर अल्फा जो है अल्फा क्या है फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा यहाँ पे अल्फा क्या है अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना और रिएक्शन किस तरीके से है हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हो रहा है इंटू H2 plus I2 में है ना H2 plus I2 में क्या हो रहा है डिसोसिएट हो रहा है इस तरीके से अगर कि देन स्टार्टिंग विथ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी शुरुआत में हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी कितनी थी 2 मोल थी जब एट इज करती 0 पे बात हो रही है इनिशियली क्या था कि हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल था उस समय न तो हाइड्रोजन गैस में प्रोड्यूस हुआ था न ही आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा हुआ था यानी H2 क्या था निर्ल था I2 क्या था निर्ल था द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम तो देखो मुझे पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ reactant which are dissociated divide by total number of mole of reactant which are taken at initially कितना था 2 मोल था तो x इक्वल टू हो गया 2 अल्फा यानी कितने मोल डिसोसिएट हो गए 2 अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो 2 अल्फा मोल क्या हो गया डिसोसिएट हो गए है ना अब मुझे पता है कि जब 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट होता है तो 1 मोल H2 और 1 मोल I2 बनता है सेम तरीके से अगर 2 अल्फा मोल हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा मोल बनेगा आपका H2 और अल्फा बनेगा I2 एक कब की बात है एट इक्विलिब्रियम पे बात है एट इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम क्या है एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल क्या बन रहे हैं आपके टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा आप टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है 2 - 2 अल्फा प्लस अल्फा है ना हो जाएगा आपका 2 तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम इज 2 मोल हम्म चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ए वेसल एट 1000 Kelvin contains CO2 with the pressure of 0.5 atm some of carbon dioxide is converted into carbon monoxide on adding of graphite if the total pressure at equilibrium is 0.8 atm the value of kp is तो कह रहा है रिएक्शन सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वेजल है और इस वेजल में ये जो वेजल है ये कितने टेम्परेचर पे है 1000 केल्विन टेम्परेचर पे है इसमें क्या भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और पूरे कंटेनर का प्रेशर कितना है 0.5 एटीएम है 0.5 एटीएम है और इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है
ग्रेफाइट। इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जब ऐड करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के चैम्बर में, तो ग्रेफाइट रिएक्ट कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है। कह रहा है इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8, मान लो सपोज दैट कि इनिशियली क्या था कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर था वह था, दिया गया क्या? हाँ दिया गया है, 0.5 एटीएम था। तो इनिशियली क्या था? 0.5 एटीएम प्रेशर था। जो ये कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है और सॉलिड का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, तो इसको आप निम्न मानो। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना ही नहीं था इनिशियली, तो ये भी आपका निम्न है। एट टी इक्वल टू 0 पे बात हो रही है। और टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या है कि मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर गया, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करने से प्रेशर घट जाएगा। मान लो प्रेशर घट गया, पी प्रेशर घट गया, है ना। और क्योंकि अगर एक पी प्रेशर घट रहा है तो देखो, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सेम तरीके से अगर पी प्रेशर घट रहा है तो 2 पी प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो टोटल प्रेशर आप देखोगे, टोटल प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर आप CO2 कितना है? 0.5 माइनस पी, 0.5 माइनस पी। और प्रेशर आप कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 2 पी। तो कितना हो गया? 0.5 प्लस पी। और टोटल प्रेशर कितना दिया गया है? टोटल प्रेशर है 0.8, तो पी इक्वल टू क्या हो गया? 0.3। 0.3। अब वैल्यू अब केपी पूछ रहा है ना, तो इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू क्या होगी? इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पे पावर 2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी कार्बन का कोई तो प्रेशर ही नहीं होता है, तो कार्बन के लिए या ग्रेफाइट के लिए मन रख देंगे। ओ अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? 2 पी का मतलब 2 × 0.3 यानी 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है कितना? 0.5 माइनस पी मतलब 0.3। हो गया 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 0.2। तो 3 आएगा, अब 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.8। 1.8 करेक्ट आंसर इज बी। 32 का करेक्ट आंसर होगा बी वाला, 1.8 एटीएम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है एट द टेम्परेचर T इज। इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वह है 4 × 10⁻⁴। और दूसरा कोई रिएक्शन है जिस तरीके से ½ N2 + ½ O2, है ना। ओके।
इस रिएक्शन के लिए मुझे क्या निकालना है? इस रिएक्शन के लिए मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखूं, क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2 पे पावर हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ O2 पे पावर हाफ, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की बात करते हो, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ O2, है ना? अगर मैं इस रिएक्शन को क्या करूं, उलट दूं, उलट देने पे क्या होगा? 1/Kc इक्वल टू NO कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ O2, हाफ हाफ। अब मैं दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने पे क्या होगा? 1/Kc स्क्वायर इक्वल टू NO पावर 2 डिवाइड बाई N2 O2, और पूरे पे आपका, हाँ, इस तरीके से हो जाएगा। अब एक पार्ट इज दिस, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है कितना? 4 × 10⁻⁴ 1/Kc स्क्वायर का इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 × 10⁻⁴ Kc इक्वल टू हो जाएगा √ 1/4 × 10⁻²। ये हो जाएगा आपका 1/10⁻², 1/√4। तो 1/10⁻² इक्वल टू, अच्छा, 1 √4 की वैल्यू क्या है? 2 है। ये वैल्यू हो गई आपकी 100, 100/2 यानी 50। करेक्ट आंसर आएगा 50। आपका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर तो आपका 50 आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन के लिए आपको कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए इफ Kp इक्वल टू KcRT पावर डेल्टा एक्स, ये है, द सिंबल है यूजुअल मीनिंग, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा Ng की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा Ng इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विच आर इन गैसेस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट विच आर इन गैसियस स्टेट। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? एक, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट विच आर इन गैसेस स्टेट, एक मोल सल्फर डाइऑक्साइड है और हाफ मोल क्या है? O2 है। करेक्ट आंसर आएगा, सॉरी, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आएगी? -½ अब मुझे पता है Kp इक्वल टू क्या होता है? Kp इक्वल टू KcRT पावर डेल्टा Ng, है ना? अब इस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, इस रिएक्शन को कंपेयर किया गया है Kp इक्वल टू KcRT पावर एक्स, यहाँ पे x और डेल्टा Ng क्या इक्वल है, और डेल्टा Ng की वैल्यू -½ आ रही है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? -½ करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन इज इतना। तो एक रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, B+C इज इतना। इस रिएक्शन के लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है स्टैंडर्ड ओवी, वो कितना है? 2494.2 जूल एट ए गिवन टाइम। किसी समय पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जो चेंज है 300 केल्विन पे, इस रिएक्शन के लिए इतना है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज इतना, द रिएक्शन प्रोसीड इन दी, चलिए
देखो क्वेश्चन पहले समझ लो, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज जो है तो इतना है एट 300 केल्विन। को बताना है कि रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा, यही बताना है। ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे पता है। क्या पता है? मुझे ये बात पता है इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखूं, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। बी का कंसंट्रेशन है 2, सी का कंसंट्रेशन है हाफ, ए का कंसंट्रेशन है हाफ। क्या हो इसका? ठीक है, अब दो से दो कट गया, हो जाएगा 1/4, यानी आपकी वैल्यू आएगी 4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 4 आने पे क्या होगा? ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। और एक चीज और मुझे पता है। क्या? डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो जीरो इजकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी नॉट इजकल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, एल एन क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, है ना। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी थी? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू थी 2494.2, वो भी माइनस में, है ना। और डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 300। तो हम देखते हैं, कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं, कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2494.2 डिवाइड बाई 8.314 और डिवाइड बाई 300। इसकी वैल्यू आ रही है ना -1। क्या आ रहा है? -1। तो Q इजकल टू क्या होगा? ई पे पावर -1, और ई पे पावर -1 की वैल्यू क्या होती है? 1/e। 1/e की वैल्यू क्या होगी? 1/e, 0 पॉइंट आपका आ गया 36। Q की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.36। देखो, केसी बड़ा, केसी बड़ा कि क्यू बड़ा? तो बड़ा है आपका केसी। और केसी अगर बड़ा है तो इस तरीके से अगर मैं देखूं यहाँ पे केसी, तो क्यू क्या है? छोटा है, 0.36 यहाँ पे आएगा। तो रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन will be move in forward direction because Q is less than Kc। करेक्ट आंसर इज बी। 35 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो निकला था ना, ये तो आपका इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकली है। ये जो था यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू क्या हमने रखी है? जीरो रखी है। तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोशिएंट जो होगा वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ये जो क्यू नहीं, ये जो आया है ना, ये आपका क्यू नहीं बल्कि के इक्विलिब्रियम है। और ये जो आया है वह रिएक्शन कोशिएंट है, रिएक्शन सॉरी। यहाँ पे देखा कि क्यू की वैल्यू कितनी आई? 4। और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आई? 0.36। तो क्यू की वैल्यू ज्यादा है, क्यू की वैल्यू ज्यादा अगर होगी तो रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन मूव किस लिए करेगा? क्योंकि क्यू की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू के सी। करेक्ट आंसर होगा ए वाला, 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन।
इन दी रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में, अच्छा इस रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव का मतलब हो गया आपका रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक। देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया। और ग्राफ कुछ इस तरीके से, यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे अमोनिया की मात्रा बढ़ती चली जा रही है एट टेम्परेचर T1। पूछ क्या रहा है ये देखो, पूछ क्या रहा है, हाँ, पूछ रहा था कि if the reaction is conducted at P1 T2 where T2 is greater than T1, the percentage yield of ammonia as a function of time will be represented by, चलिए कोई नहीं, रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक। और इस एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रिएक्शन किधर की तरफ मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, अमोनिया की मात्रा घटेगी। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब अमोनिया जो होगा की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि रिएक्शन उल्टा चलने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया टूटने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा, अमोनिया की मात्रा घट जाएगी। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा तब T2 इज ग्रेटर देन, यानी बाद वाला टेम्परेचर क्या है, बाद वाला टेम्परेचर ज्यादा है, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर चला जाएगा तो अमोनिया की मात्रा क्या होगी, घटने लगेगी। समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, अच्छा T2 टेम्परेचर पे यील्ड क्या होगा, कम होगा, ये तो बात पक्का है ना। T2 टेम्परेचर पे यील्ड क्या होगा, कम होगा ना, यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो T2 टेम्परेचर पे तो यहाँ पे यील्ड ज्यादा है, ये गलत हो गया। T2 टेम्परेचर पे यील्ड कम होगा, ये देखो T2 टेम्परेचर पे यील्ड ज्यादा दिखाया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। देखो इंटरसेप्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा, देखो यहाँ पे T2 टेम्परेचर पे यील्ड कम है ना, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, क्योंकि यहाँ पे T2 टेम्परेचर पे क्या यील्ड कम है, T1 टेम्परेचर पे ज्यादा है। लेकिन इन दोनों जो ग्राफ है ना सी एंड डी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि बी वाला सही है कि सी वाला, क्योंकि T2 के करस्पॉन्डिंग तो कम होगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि अचानक से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव करने लगेगा, धीरे धीरे करके होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इस टाइम पे दोनों जो होंगे, दोनों जो होगा उस दोनों की यील्ड क्या होगी, समान होगी, और कुछ समय बाद क्या होगा, यील्ड कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बी वाला। अच्छा एक चीज हम मुझे देखनी चाहिए कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर पे जो इनिशियल रेट होगा, इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो इनिशियल रेट होगा, इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, है ना। हाई टेम्परेचर पे इनिशियल जो रेट होगा वह क्या होगा आपका, इनिशियल हाई टेम्परेचर पे
जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट होगा वह ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए जो परसेंटेज यील्ड होगा अमोनिया का, वह आपका ज्यादा होगा इनिशियली। हाई टेम्परेचर पे इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर इन कंपेयर टू लो टेम्परेचर। यानी अगर आप बात करते हो इनिशियल रेट की, तो हाई टेम्परेचर पर इनिशियल रेट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर। इसीलिए बताया गया। देखो जब टेम्परेचर आपका क्या था, लो था, T2 टेम्परेचर पर क्या है, इनिशियल रेट देखो ना, यहाँ पे इनिशियल रेट ज्यादा है ना, इन कंपेयर टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे जितना इनिशियल रेट होगा और हाई टेम्परेचर पे जितना इनिशियल रेट होगा, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा। हाई टेम्परेचर पे इनिशियल रेट ज्यादा होने की वजह से शुरुआत में जो यील्ड होगा वह लो टेम्परेचर पे ज्यादा मिलेगा, अगर हाई टेम्परेचर पे ज्यादा मिलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दी साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ऐसा कोई एग्जांपल बताइए, ऐसा साल्ट बताइए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड। दिस इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस पार्ट कम फ्रॉम द वीक बेस। अब इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या मिलेगा मुझे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही मिलेगा, है ना। ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। या वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वह आपका क्या होगा, ये 100% डिसोसिएट तो नहीं होगा, ये 100% तो डिसोसिएट तो नहीं होगा। तो हाइड्रोलिसिस ओवरऑल किसका हुआ, इस कैटायनिक पार्ट का, है ना। इस कैटायनिक पार्ट का क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ। तो यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो मिलकर के साल्ट बनेगा, उसका जो हाइड्रोलिसिस होगा वह कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। तो 37 का जो होगा आपका, वह क्या होगा, करेक्ट आंसर बी। अच्छा एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बन रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको चूंकि ये क्या है, साल्ट 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एनिक फॉर्म में अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन वाटर। और क्योंकि ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं होगा उतना जल्दी, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। बाकी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ऐसे H प्लस क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन कट गया, आपका क्या बचा, अमोनियम आयन प्लस H2O इजकल टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H आयन। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है, कैटायनिक पार्ट का, दिस इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें में से कौन सा आपका जो होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एक है परक्लोरिक एसिड इन एसिटिक एसिड, एक है ग्लेशियल एसिटिक एसिड इन वाटर, एक है H2SO4 इन वाटर, और एक है आपका नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एसिड।
38 का सही आंसर होगा सी वाला। सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा इन वाटर, इन वाटर, वो कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। और क्लोरिक एसिड इन एसिटिक एसिड आपका ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एसिड ये भी वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और ये ऑलरेडी जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है ऑलरेडी क्या होता है? वीक एसिड होता है इन वाटर। करेक्ट आंसर होगा सी वाला। सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एसिटिक एसिड इन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज। तो देखो एसिटिक एसिड आपका कुछ इस तरीके से है। इन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4, ये कैसा बिहेव करेगा? एसिटिक एसिड इन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज। तो यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? वीक एसिड है। चूंकि एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड इज एसिड, ये हमें पता है। बट इसके सामने कौन है? इससे भी पावरफुल व्यक्ति है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या देगा आपका? ये पावरफुल होने की वजह से ये देगा एच आयन। और इस एच आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एसिटिक एसिड को। तो एसिटिक एसिड क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा। तो जो स्पीसीज आपका प्रोटॉन देता है उसे क्या बोलते हैं? एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या हो गया? एसिड। और ए चूंकि एच आयन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो दिस एक्ट एज बेस, है ना? तो एसिटिक एसिड इन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज। तो एसिटिक एसिड कैसा बिहेव करता है? बेस की तरह। कैसा बिहेव करता है? बेस की तरह। 39 का क्या हो जाएगा आपका? वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि एसिड था, बट उससे प्रोटॉन जबरदस्ती लेना पड़ रहा है। लेगा तो इसकी इच्छा तो नहीं होगी लेने की, यानी वीक बेस की तरह ये बिहेव करेगा। बेस तो है लेकिन वीक बेस की तरह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कि इलेक्ट्रोलाइट विच इज हाइड्रोलाइज एंड सोल्यूशन इज न्यूट्रल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिल कर के जो साल्ट बनता है, वह साल्ट आपका उस साल्ट का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वह न्यूट्रल होता है। क्यों? ये देखो, यानी सोडियम क्लोराइड की बात करते हो। सोडियम कहाँ से आया? सोडियम आयन कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से। और क्लोराइड आयन कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड की, एसिड से। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों का, क्योंकि दोनों क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना? तो करेक्ट आंसर होगा 40 का ए।